बच्चों मैग्नेटिक फोर्स सीखेंगे आज। फील्ड की काफ़ी प्रैक्टिस की है आपने। तो जब आप मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वहाँ दो तरह की हो सकती हैं पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी कि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा हो, मूविंग चार्ज पार्टिकल। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, मूविंग चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी पॉसिबिलिटी, करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, एक तो मूविंग चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड और एक करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो बस आप सिचुएशन देखते ही पहले देखोगे कि सवाल किस कैटेगरी में है। अगर मूविंग चार्ज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है तो आप फोर्स को कहते हो Q इंटू V क्रॉस B। और करंट कैरिंग कंडक्टर है तो अपने आप में उसका हेडिंग ही हिंट है, करंट मीन्स I और कंडक्टर है देयर मस्ट बी सम लेंथ। इन दैट केस आप कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। लेंथ वेक्टर करंट फ्लो के अलोंग लेना है, शायद ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी सीखते हैं, लेंथ वेक्टर करंट फ्लो के अलोंग लेना है, राइट। तो इस तरह से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स का दोनों केसेस में। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं V क्रॉस B करूं तो फिर मुझे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी, और L क्रॉस B करूं तो मुझे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट शायद आप में से कुछ को मुश्किल लगता हो। वैसे तो आप सभी जब इस लेक्चर को देख रहे हैं तो एटलीस्ट या तो आप 12th क्लास में हैं या आप 12th पास्ड हैं, तो वेक्टर आपका अच्छा होना ही चाहिए। बच्चों अगर आप मैथमेटिकल टूल्स ही अपने अच्छे नहीं रखोगे तो मैं हमेशा कहता हूँ तो आपको फिजिक्स लगेगी मुश्किल। तो वेक्टर पहले तो आपको आसान लगना चाहिए, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि आपको वेक्टर मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी फ्लेमिंग ने आपकी इन बातों को समझा कि कुछ बच्चों को ऐसा हो सकता है कि वेक्टर मुश्किल लगता हो, तो उन्होंने उसके लिए भी एक तरीका बताया कि आप लेफ़्ट हैंड रूल लगा के मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन सीख सकते हो। ये कहते हैं फ्लेमिंग कि आप अपने लेफ़्ट हैंड को देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, राइट हैंड नहीं लेफ़्ट हैंड। तो आप लेफ़्ट हैंड का जो थंब है, जो फर्स्ट फिंगर है जिसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, मिडिल फिंगर है, ये तीनों इस तरह से होने चाहिए, तीनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएं। आप देखिए लेफ्ट हैंड का थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर, ये तीनों इस पोजीशन में होने चाहिए। ऐसे केस में जो थंब है वो मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी और मिडिल फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करेगी। मैंने कहा थंब इज फोर्स, B is magnetic field और I is current। You can say FBI, Federal Bureau of Investigation कहिए, FBI आप कैसे भी याद रख लीजिए। This is F, B and I। F is for magnetic force, B is for magnetic field and I is for current। एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे बच्चों ये कहा जाए कि ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन है इनटू द प्लेन। आपके लिए आपका रजिस्टर प्लेन है और मेरे लिए ये स्क्रीन प्लेन है। तो इनटू द प्लेन फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड है दिस वन, और इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं दिस इज B। जो स्ट्रेंथ है, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से कि उसको हम B से रिप्रेजेंट करेंगे और डायरेक्शन है इनटू द प्लेन। मान लीजिए इसमें कोई लूप है, करंट कैरिंग लूप। तो लूप कैसे बना? लूप करंट कैरिंग वायर से बना, और लेट्स से कि इसमें जो करंट है वो है I। ये है करंट का फ्लो। मैं आपसे कहूँ कि कितना फोर्स यहाँ पर लगेगा, ये जो लूप आपको नज़र आ रहा है इस लूप पर कितना फोर्स लगेगा, तो आप लेफ्ट हैंड, मैं मेन यहाँ पे आज डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हूँ, डायरेक्शन पे हम बात करने आए हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप देखिए क्रॉस का मतलब है इनटू द प्लेन। तो मैंने कहा था लेफ्ट हैंड में थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर इस पोजीशन में होना चाहिए। तो फर्स्ट फिंगर अंदर की तरफ रखी ऐसे,
अंदर की तरफ रखी, मिडिल फिंगर करंट के अलोंग रखी, तो ऐसे आप रिस्ट को घुमाइए, रिस्ट को घुमा के मिडिल फिंगर करंट के अलोंग आ जाती है। और देखिए थंब किधर की तरफ आया है, वापस देख लीजिए, फर्स्ट फिंगर इनटू द प्लेन रखिए, मिडिल फिंगर जो कि करंट को रिप्रेजेंट करती है, कलाई घुमाइए और करंट के अलोंग ले जाइए, थंब आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स में कितना लिखूं, क्या मैं इसको QVB लिखूं? QVB कब लगता है पता है ना, Q मतलब चार्ज पार्टिकल, QVB, लेकिन यहां थोड़ी लगेगा, यहां लगेगा I इंटू L क्रॉस B, या जिसको आप कह सकते हैं ILB साइन थीटा। लेंथ कहां पर है, लेंथ इस बोर्ड पर बनी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन है, सो एंगल इज 90 डिग्री, तो ILB साइन 90, साइन 90 इज 1। इस तरह से यहां पर फोर्स आएगा ILB। अगर आप इसके अपोजिट इस वायर पर जाकर देखेंगे तो फर्स्ट फिंगर आप लेफ्ट हैंड की अंदर की तरफ रख दीजिए, इनटू द प्लेन रख दीजिए, करंट फ्लो के लॉन्ग ले आइए मिडिल फिंगर को और लेफ्ट हैंड से करिए। आई होप आप लेफ्ट से ही कर रहे हैं, राइट से मत करने लगना। यहाँ लेफ्ट हैंड से देखते हैं फोर्स, फर्स्ट फिंगर इनटू द प्लेन, करंट के लॉन्ग मिडिल फिंगर, और देखिए कि थंब की डायरेक्शन क्या आई है, तो ये है इस टाइम I इंटू LB साइन थीटा, लाइक दिस। इसी तरह से अगर आप ऊपर वाले कंडक्टर को देखें तो यहाँ ऐसे आएगा ILB साइन थीटा, नीचे वाले कंडक्टर पे देखें तो ऐसे आएगा ILB साइन थीटा। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि कितना होगा नेट फोर्स ऑन द लूप, नेट फोर्स ऑन द लूप। तो आप देख सकते हैं प्लस एक्स एक्सिस पर जितना फोर्स है माइनस एक्स एक्सिस पर उतना ही फोर्स है, मैग्नीट्यूड में बिल्कुल इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो इनका वेक्टर रिजल्टेंट होगा 0। ऐसे ही ऊपर जो फोर्स है वो नीचे वाले फोर्स को कैंसिल कर देगा और नेट फोर्स कितना होगा 0, नेट फोर्स होगा 0। अगर हम यहीं पर बात करें कि कितना नेट टॉर्क इस लूप पर लगा हुआ है, नेट टॉर्क ऑन द लूप, तो वो टॉर्क हम कैसे निकालेंगे? टॉर्क बच्चों हम एक चैप्टर पढ़ते हैं रोटेशनल मैकेनिक्स 11th क्लास में, वहाँ पढ़ते हैं टॉर्क होता है R क्रॉस F, जिसको एक आसान भाषा में कहा जाता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन और फ्रॉम ओरिजिन और फ्रॉम सम रेफरेंस। तो जैसे इक्वल मैग्नीट्यूड के दो फोर्स हों, ILB इक्वल मैग्नीट्यूड के दो फोर्स हों जो कि डायरेक्शन में अपोजिट हों, तो उसको कहा जाता है कपल ऑफ फोर्स। वापस सुनिए, मैंने कहा अगर दो फोर्सेस जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं, तो उस अरेंजमेंट को कहा जाता है कपल ऑफ फोर्स। और किसी कपल का टॉर्क कितना होता है तो उसके लिए हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, 11th क्लास के सिलेबस में पढ़ते हैं, द टॉर्क ऑफ अ कपल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ ईदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। सुनिए मैंने क्या कहा वापस, मैंने कहा ये जो फोर्स है ILB, इसकी जो लाइन है, इसकी जो लाइन है ये है। इसी तरह से जो नीचे वाला ILB है ये किस लाइन पर लगा हुआ है, तो वो लाइन भी यही है। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे से सुपर इम्पोज कर रही हैं, तो इन दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इसलिए कितना टॉर्क होगा, टॉर्क होता है ईदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। कब होती परपेंडिकुलर डिस्टेंस? जब ऐसे एक फोर्स होता F, ऐसे एक फोर्स होता F, आप देख सकते हो कि दोनों फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कभी एक दूसरे से सुपर इम्पोज नहीं करता, और दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। तो अगर यहाँ पे आप मेरे से टॉर्क पूछेंगे कितना होगा, तो मैं कहूँगा कि बच्चों इन दोनों में से किसी भी एक फोर्स के मैग्नीट्यूड को दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसे कहते हैं टॉर्क। टॉर्क ऑफ अ कपल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ ईदर फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो टॉ इज इक्वल टू F इंटू डी, क्योंकि इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से सुपर इम्पोज नहीं कर रहा, दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये ILB और ये ILB दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं। जी हाँ, ये एक कपल है, लेकिन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सुपर इम्पोज कर रहा है, इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो टॉर्क कितना होगा 0। इसी तरह से ये फोर्स और ये फोर्स भी इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं,
और दोनों के लाइन ऑफ एक्शन को अगर मैं देखूं तो वो सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो इनके बीच में भी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इसीलिए आप कहेंगे कि यहां से भी कितना टॉर्क आ रहा है, जीरो। दैट इज वाई जैसे कि नेट फोर्स जीरो है वैसे ही नेट टॉर्क भी जीरो है। तो ये जो लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, इस पे नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। मान लीजिए कि मैं इस लूप को थोड़ा सा रोटेट कर दूं। अगर हम इस लूप को थोड़ा सा रोटेट कर दें, जरा हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग लूप इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग लूप, torque experienced by a current carrying loop inside the uniform magnetic field। मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो B है, और कैसे है ये, इनटू द पेपर, वही जो मैंने अभी पढ़ाया था, मैं उसी को एक बार और आपको लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका एप्लीकेशन मुझे अब कराना है आगे। इस तरह से अरेंजमेंट था, लाइक दिस, ऐसे रखा हुआ था, अभी ये ऐसे रखा है और फिर मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा थोड़ा सा, ओके, नेक्स्ट केस में फिलहाल ऐसे रखा है। तो इस वायर के बिल्कुल सेंटर पे लाइन ऑफ एक्शन होगा मैग्नेटिक फोर्स का, और कितना होगा मैग्नेटिक फोर्स ILB, क्योंकि क्लॉकवाइज करंट है तो इस वायर में जब पहुंचेगी तो डायरेक्शन ऐसे होगी। तो यहां पे अगर आप लेफ्ट हैंड से चेक करें तो मैग्नेटिक फोर्स ILB इस तरफ आता है, दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सुपर इम्पोज कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए ऊपर की तरफ आ रहा है ILB और यहाँ पे आ रहा है नीचे की तरफ ILB। तो मैंने कहा इस टाइम नेट फोर्स भी ज़ीरो है और नेट टॉर्क भी ज़ीरो है, राइट। तो अगर मैं इसी लूप को थोड़ा सा रोटेट कर दूँ, थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर दूँ लाइक दिस, तो ऐसे रोटेट करने से क्या होगा, मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ले लेते हैं। तो लेट्स सी इस तरीके का कोई अरेंजमेंट हमारे पास है। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ इस वायर पे एक इस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है और इस वाली वायर पे ऐसे मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है, यहाँ इसके सेंटर पे ऊपर की तरफ और यहाँ इसके सेंटर पे नीचे की तरफ, जो अरेंजमेंट यहाँ बोर्ड पे बना हुआ है। बच्चों अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर दूँ, ऐसे रोटेट कर दूँ, तो देखो ये वाला जो फोर्स होगा ऊपर की तरफ जो है, इसी लाइन में ये वाला फोर्स होगा नीचे। तो इन दोनों फोर्सेस का लाइन तो अभी भी सेम होगा, सो देयर विल बी नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस। ये ऊपर की तरफ ILB लगा, ऐसे लगा हुआ था, ऐसे घुमा दिया, थोड़ा टिल्ट कर दिया ऐसे, तो ये इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स है, ये इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स है, दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। एट द सेम टाइम दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी सुपर इम्पोज करेगा, तो इसलिए इनके बीच में कोई टॉर्क नहीं होगा, इनकी वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा। बच्चों अगर यहाँ देखें तो आप देखो कि एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस पे फोर्स है, क्योंकि L क्रॉस B की मैं बात कर रहा हूँ, तो लेंथ अभी भी Y एक्सिस पर ही है, लेंथ अभी भी Y या माइनस Y पर ही है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी Z एक्सिस पर ही है, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अभी भी वैसी होगी जैसे पहले थी। तो यहाँ इस तरीके से आएगा फोर्स, यहाँ इस तरह से आएगा फोर्स, इस वाली वायर पे लाइक दिस अलोंग X एक्सिस आ रहा होगा। इसी तरह से जब आप इस वाली वायर को देखेंगे तो इस पर यहाँ आ रहा होगा, यहाँ इस तरह से आया, यहाँ इस तरह से आया। अगर मैं बीच में से फ़ोन को हटा दूँ तो आप देखो कि ये दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन आया और दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगा। इसका टॉप व्यू मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो जरा इस टाइम ऐसे लिख दीजिए, हेयर नेट फोर्स इज जीरो, हेयर नेट फोर्स इज जीरो, हेयर नेट टॉर्क इज जीरो एज वेल। इस टाइम जो अरेंजमेंट यहां पर बना हुआ है उसका नेट फोर्स भी जीरो है और उसका नेट टॉर्क भी जीरो है। नेक्स्ट लाइन से लिख दीजिए, नाउ लेट अस रोटेट द लूप अ एंगल थीटा। नाउ लेट अस रोटेट द लूप एन एंगल थीटा। तो मैं आपको दिखाऊंगा उसका टॉप व्यू। हम उस लूप का टॉप लाइन मुझे नजर आ रही है। तो इस तरह से जब थोड़ा सा रोटेट हमने कर दिया तो यहाँ
जो इधर वाली वायर है उस वायर पे इस तरह से आ रहा होगा ILB, और यहाँ इस तरह से आ रहा होगा ILB। कैसे? ऐसे। आपको अब नज़र आ रहा है सिर्फ ये, ओनली ये नज़र आ रहा है, ये वाली लाइन। आपको ये नज़र नहीं आ रही है, अब आपको ये नज़र नहीं आ रही है, आपको सिर्फ ये नज़र आ रहा है। तो जब आप इसको देख रहे हैं तो ये वाली जो वायर है, इस वायर पे ऐसे लगा हुआ है मैग्नेटिक फोर्स लाइक दिस, और ये वाली जो वायर है इस पे ऐसे लगा हुआ है मैग्नेटिक फोर्स लाइक दिस। तो ये जो डाउनवर्ड है, सॉरी जो लोअर वायर है, इस पे -x एक्सिस पे फोर्स है, जो ये ऊपर वाली वायर है इस पे ऐसे फोर्स है, और आप ये वाली साइड देख पा रहे हैं। लेट्स से कि ये L है, ये जो साइड है ये L है, और ये जो साइड है इसको स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मतलब इस तरीके का कोई लूप हमारे पास रहा होगा, इस तरीके का कोई लूप हमारे पास रहा होगा जिसकी ये वाली साइड फॉर एग्जांपल L है और ये वाली साइड B है। और इसको जब मैंने L और B साइड का ये जो अरेंजमेंट है, जब मैंने इस अरेंजमेंट को थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, उसको घुमाने के बाद मैं टॉप वाला जो व्यू है ये देख रहा हूँ, तो टॉप वाला व्यू आपको नज़र आ रहा है, आपको सिर्फ B लेंथ जो है वो नज़र आ रही है। कौन सी लेंथ नज़र आ रही है? ओनली B लेंथ नज़र आ रही है। ये देखिए कौन सी लेंथ नज़र आ रही है? B। क्या नज़र नहीं आ रहा? ये L, ये L नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस L पे जो फोर्स होगा ये वाला ILB, वो मैंने यहाँ पर बना दिया है। और मान लीजिए हमने कितना एंगल घुमा दिया है? थीटा एंगल घुमा दिया है इसको। तो आप देखिए इस ILB का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये होगा, और इस ILB का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये होगा। मान लीजिए कि जो एंगल है वो थीटा है, जैसा कि मैंने कहा। तो इस टाइम ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी D, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है और इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, ये देख एंगल 90 बना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D। तो ये D को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी? D की कितनी वैल्यू होगी? हम कहेंगे B साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस D वो आ गई B साइन थीटा। और आप जानते हैं कि टॉर्क ऑफ अ कपल क्या होता है? टॉर्क ऑफ अ कपल, जी हाँ कपल है, इक्वल फोर्सेस हैं। देखिए दिस इज ILB, दिस इज ILB, इक्वल फोर्स है, डायरेक्शन में अपोजिट है, दिस इज अ कपल। टॉर्क ऑफ अ कपल इज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। सो टॉर्क, इसको हम टॉ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कितना फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, ILB, कैपिटल B, इधर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज D, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, दिस इज B साइन थीटा। ILB मल्टीप्लाइड बाय B साइन थीटा, जिसको नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख सकता हूं, जिसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं टॉ इज इक्वल टू I इंटू, इस तरह से रीअरेंज कर लीजिए, इस तरह से रीअरेंज कर लीजिए। L और B उस लूप की साइड्स हैं, तो दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ से ये एरिया आपके पास आ गया IAB साइन थीटा। तो लूप पर कितना टॉर्क लग रहा होगा? Tau is equal to IAB sin theta. This is torque experienced by some loop inside the uniform magnetic field. जहाँ I है current flow in the loop, A is area of the loop, B is magnetic field, and theta is the angle between area and magnetic field. जी हाँ, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, परपेंडिकुलर आउटसाइड टू द सरफेस अंडर कंसिडरेशन होता है। ये सब बातें गॉस थ्योरम में भी सीखते हो आप। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों आप देख सकते हो IAB साइन थीटा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखा है, ये एक दूसरी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखा है, साथ में लिखा है साइन थीटा। तो मेरे ख्याल से इतना हिंट काफ़ी है आपको आगे बताने के लिए कि मैं अगला स्टेप क्या लिखने वाला हूँ। अगर ये IAB साइन थीटा लिखा है तो टॉर्क का वेक्टर एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूँ, वेक्टर एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, तो वो होगा I इंटू A क्रॉस B। टॉर्क का वेक्टर एक्सप्रेशन होगा टॉ इज इक्वल टू, टॉ वेक्टर इज इक्वल टू I इंटू A क्रॉस B, क्योंकि आप जानते हैं A क्रॉस B इज AB साइन थीटा n कैप।
तो I इंटू ए क्रॉस बी, सिंस ए क्रॉस बी जो होगा उसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होगा। यहाँ पे थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, मान लीजिए कि n टर्न्स हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ही लूप नहीं है, ऐसे है, लेट्स से ये एक लूप है, उसके बाद फिर एक और टर्न बना दिया, फिर एक और टर्न बना दिया, फिर एक और टर्न बना दिया। तो मान लीजिए कि हमने n टर्न्स बना दिए, तो n टर्न्स बना दिए तो क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन से लिख रहा हूं मैं, इफ देर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, इफ देर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर लूप के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो, n हो, तो ऐसे केस में आप टॉर्क को क्या लिखेंगे, तो फिर टॉर्क हो जाएगा टॉ वेक्टर इज इक्वल टू n इंटू आई ए क्रॉस बी। टॉ इज इक्वल टू, बस n से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा टॉर्क का, टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा n आई ए बी साइन थीटा, क्योंकि अभी मैंने वेक्टर लगा रखा है तो मुझे n कैप लिखना पड़ेगा। टॉर्क वेक्टर होगा n आई ए बी साइन थीटा n कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग टॉर्क वेक्टर जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आप ये ऊपर वेक्टर ना लगाएं, अगर आप वेक्टर ना लगाएं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिखना चाहें, तो आप लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू, अब देखो वेक्टर नहीं लगाया तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूंगा, मैग्नीट्यूड सिर्फ ये है, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा n आई ए बी साइन थीटा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा n आई ए बी साइन थीटा। तो बच्चों कब होगा ये टॉर्क मैक्सिमम, अब आप देख सकते हो यहाँ से, ये तो बहुत ही बेसिक सी बातें अब यहाँ पर आ गई कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, तो आप कहेंगे सर टॉर्क n आई ए बी साइन थीटा पर डिपेंड है, आप इन सब चीज़ों को मैक्सिमम कर दो टॉर्क भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो टॉर्क मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा को क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, साइन हो या कॉस मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो टॉर्क मैक्सिमम कितना होगा, अगर ये आपको मैक्सिमम चाहिए तो आप साइन थीटा को भी मैक्सिमम पुट कर दो, दैट इज 1, तो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है n आई ए बी, टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है n आई ए बी। और ये टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू n आई ए बी कब होगी, टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू n आई ए बी कब होगी, जब साइन थीटा को आप 1 पुट कर दोगे, मतलब थीटा को जब आप 90 डिग्री पुट कर दोगे, और थीटा क्या है, थीटा है एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल, मतलब जब एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो ऐसे केस में मैक्सिमम टॉर्क उस लूप पर लगेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर साइन थीटा ही 0 हो जाए तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा। और साइन थीटा कब 0 होगा, थीटा 0 कर दो, 180 कर दो, तो आप जानते हो कि अगर एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ को लीनियर है तो ऐसे केस में साइन थीटा 0 होगा, तो लूप पर कोई टॉर्क भी नहीं लगेगा। बच्चों मैग्नेटिक फोर्स के लिए एक बात याद रखो, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ते हो ना, तो उसका फॉर्मूला होता है QE, चार्ज मल्टीप्लाइड विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, क्योंकि Q भी है और E भी है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के केस में अगर मैं बात करूं तो आप कहते हो I इंटू एल क्रॉस बी, IL भी साइन थीटा, QV भी साइन थीटा, मतलब चार्ज भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, पर ऐसा हो सकता है कि फोर्स ना लगे। क्यों? क्योंकि QV भी साइन थीटा, अगर साइन थीटा ही 0 हो गया तो फोर्स भी 0 हो जाएगा। इसीलिए अच्छे ऑथर लिखते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है, लगता है नहीं लिखते, लग सकता है। इसी तरह से जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है, लगेगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि फोर्स साइन थीटा का फंक्शन है। बताइए बात समझ में आ गई? नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे स्टार बना के, वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG, वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन अबव कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट आपने अभी पढ़ा टॉर्क का, उस पर डिपेंड है। वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन द अबव कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की